स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों। इफ बंगाल विल बर्न, ये जो स्टेटमेंट आया है ममता बनर्जी जी की तरफ से, इसकी वजह से बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हो गई है। ये खबर आप देख सकते हो। इफ बंगाल बर्न्स, ममता बनर्जी टारगेट्स पीएम मोदी ओवर प्रोटेस्ट, वॉर्न्स ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस। तो बेसिकली उन्होंने डायरेक्टली चेतावनी दी है पीएम मोदी को और कहा है कि अगर बंगाल में हिंसा होगी तो पूरे देश में हिंसा होगी। तो ये एग्जैक्टली हुआ क्या, ये हम समझेंगे, लेकिन साथ ही साथ जो डॉक्टर्स की सुरक्षा का मामला है, इसको लेकर केंद्र सरकार की तरफ से सभी राज्यों को ऑर्डर्स जारी किए गए हैं। उसमें क्या क्या चीज़ें कही गई हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आप सबको बता दूं कि 31 अगस्त से स्टडी IQ का बहुत ही स्पेशल बैच लॉन्च हो रहा है, प्रतिज्ञा प्लस। अगर आप ये लेते हैं तो यहाँ पर आपको फीस रिफंड और बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, वो आपको फ़ायदा मिलेगा। ज्वाइन करने के लिए हमारे वेबसाइट ऐप पर जाइए या फिर कमेंट सेक्शन में लिंक, और आपको यूज़ करना है ये कोड अंकित लाइव, ताकि आप मैक्सिमम डिस्काउंट ले सकें। और इसके अलावा अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहाँ पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको भी आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। देखिए, जैसा कि आप सबको पता होगा, करीब 20-21 दिन हो चुके हैं, उससे ज़्यादा ही हो चुके हैं इनफैक्ट, कोलकाता के RG कर हॉस्पिटल में यहाँ पर जिस तरह का ब्रूटल रेप और मर्डर केस सामने आया, इसकी वजह से पूरा देश जो है शॉक में चला गया। और उसके बाद से लगातार आप देख ही रहे होंगे कि जो वेस्ट बंगाल की सरकार है वो काफ़ी ज़्यादा प्रेशर में है। यहाँ पर आरोप भी लगाया जा रहा था कि कहीं ना कहीं जो सरकार है वो इस पूरे मामले को दबाने की कोशिश कर रही थी स्टार्टिंग में, और इसी की वजह से यहाँ पर जो जूनियर्स डॉक्टर्स का पूरा प्रोटेस्ट है वो बंगाल में स्टार्ट हुआ, और देश के कई हिस्सों में जो डॉक्टर्स हैं उन्होंने इस प्रोटेस्ट में पार्टिसिपेट किया। तो यहाँ पर जो भी कुछ हो रहा था, इसको देखते हुए डॉक्टर्स की तरफ से बताया जा रहा है कि एक पूरी रैली निकाली गई थी परसों, और फिर कल जो है बीजेपी, जो अपोजिशन पार्टी है बंगाल के अंदर, उन्होंने यहां पर स्ट्राइक का आह्वान दिया था। और कल ही जो है ममता बनर्जी ने संबोधन किया। ममता बनर्जी ने जो उनके स्टूडेंट्स विंग है उनके पार्टी के, उनको यहां पर स्पीच दिया और उसके अंदर डायरेक्टली टारगेट किया पीएम मोदी को, एक तरह से डायरेक्ट चेतावनी दे दी। अब उन्होंने एग्जैक्टली क्या कहा है आप देख सकते हो। सम पीपल थिंक दिस इज बांग्लादेश, कई लोगों को लगता है कि ये बांग्लादेश है, मैं बांग्लादेश को प्यार करती हूं। दे स्पीक लाइक अस एंड शेयर आवर कल्चर, बट रिमेंबर, याद रखिएगा, बांग्लादेश एक अलग देश है, भारत एक अलग देश है। मोदी बाबू, यू आर यूजिंग योर पार्टी टू कॉज फायर हियर। तो डायरेक्टली वो आरोप लगा रही हैं कि उनकी जो पार्टी है बीजेपी, पीएम मोदी की, वो यहां पर बंगाल में हिंसा करना चाहती है। बट रिमेंबर, अगर बंगाल में हिंसा होगा तो देश के अन्य राज्य, चाहे वो आसाम हो, नॉर्थ ईस्ट हो, उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, झारखंड हो, उड़ीसा हो या फिर दिल्ली हो, वो भी अनअफेक्टेड नहीं रहेगा, मतलब वो भी नहीं बचेंगे। वी विल डिस्टर्ब योर चेयर ऑल्सो, हम आपकी कुर्सी हिला देंगे। ये बेसिकली ममता बनर्जी ने तृणमूल कांग्रेस छात्र परिषद फाउंडेशन डे रैली के दौरान ये सारी चीजें कही। और देखिए, यहाँ पर उनका एक और जो स्टेटमेंट आया उसकी वजह से कंट्रोवर्सी हुई है। बेसिकली वो तृणमूल कांग्रेस को कह रही थी कि आप भी रिस्पॉन्ड करिए, आप रुकिए मत। द टाइम हैज कम टू रेसिस्ट एंड प्रोटेस्ट व्हेन यू आर इंसल्टेड, जब आपको इंसल्ट फील रहा हो तो आप भी प्रोटेस्ट करिए। When faced with ugly attacks, do not take it lying down. How you respond is up to you. आप कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं, ये सारी जो चीजें हो रही हैं वो आपके ऊपर निर्भर करता है। साथ ही साथ वेस्ट बंगाल में ये जो बंद बुलाया गया था, उसके ऊपर ममता बनर्जी का ये कहना था कि ये जानबूझकर पश्चिम बंगाल को डिफेम करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने डायरेक्टली बीजेपी के ऊपर आरोप लगाया कि बीजेपी कुछ ना कुछ कॉन्स्पिरेसी रचने की कोशिश कर रही है। दे कॉल्ड द बंद सिंस दे वांटेड पॉलिटिकल डिविडेंड्स। तो बेसिकली वो ये आरोप लगा रही हैं कि जो बीजेपी है, ऑपोजिशन पार्टी है, वो एक डेड बॉडी के ऊपर पॉलिटिकल डिविडेंड्स लेना चाहती है। दे वांट टू मलाइन बंगाल एंड प्लॉटेड अ कॉन्स्पिरेसी, ताकि ये जो प्रोब है, ये जो भी कुछ सीबीआई के द्वारा प्रोब हो रहा है, उसको डिरेल किया जाए और यहाँ पर जो फैमिली को जस्टिस मिलना चाहिए वो ना मिल सके। इसके अलावा उन्होंने कहा कि किस तरीके से जो बीजेपी है, जब से ये पूरा वाकया सामने आया है तब से बीजेपी लार्ज स्केल साइबर क्राइम कर रही है AI का इस्तेमाल करके। ये डायरेक्ट आरोप उनकी तरफ से लगाया गया। अब जहां तक सवाल है कि उनसे पूछा जा रहा था कि बार बार आप रिजाइन क्यों नहीं कर रही हैं, तो इसको लेकर उन्होंने स्पीच के दौरान बोला और कहा, आई विल आस्क बीजेपी वाई प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी डिड नॉट रिजाइन। मतलब कि देश के बाकी हिस्सों में जब हिंसा हो रही थी, सेक्सुअल अटैक्स हो रहे थे, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, आसाम हो, मध्य प्रदेश हो, मणिपुर, आसाम,
तब यहां पर पीएम मोदी क्यों नहीं रिजाइन कर रहे थे, ऐसा उन्होंने यहां पर पलटवार किया। अब ये सारी चीजें जो बोली गई उनके द्वारा, जाहिर सी बात है बाकी के जो राज्य के चीफ मिनिस्टर हैं उनको ये पसंद नहीं आया। स्पेशली यहां पर उन्होंने आसाम का नाम लिया, और आपको पता ही है आसाम के जो चीफ मिनिस्टर हैं हेमंत शर्मा, देखिए उन्होंने यहां पर ट्वीट किया है, दीदी आपकी हिम्मत कैसे हुई, हाउ डेयर यू, ऐसा उन्होंने ट्वीट में लिखा और कहा कि असम को धमकाने की हमें लाल आंखें मत दिखाइए, आपकी असफलता की राजनीति से भारत को जलाने की कोशिश भी मत कीजिए, आपको विभाजनकारी भाषा बोलना शोभा नहीं देता। मतलब आप जिस तरह से डिवाइड करने की स्पीच दे रही हैं, बातें कर रही हैं, ये आपको शोभा नहीं देता। इनफैक्ट मैं आपको बता दूं कि बंगाल के अंदर जो बीजेपी के चीफ हैं और यूनियन मिनिस्टर हैं सुकंता मजूमदार, उन्होंने तो डायरेक्ट एक लेटर लिखा है होम मिनिस्टर अमित शाह को और कहा है कि जिस तरह का लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है वेस्ट बंगाल पे, इसके ऊपर आपको ध्यान देना चाहिए और एक्शन लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि सीएम ममता बनर्जीज रीसेंट एंटी नेशनल रिमार्क्स थ्रेटनिंग अनरेस्ट अक्रॉस स्टेट इज आर डीपली कंसर्निंग। मतलब जिस तरह से ममता बनर्जी धमकी दे रही हैं बाकी के राज्यों के लिए, ये काफी ज्यादा चिंताजनक है, तो केंद्र सरकार को उसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। इनफैक्ट आप देख सकते हैं कि मणिपुर के बारे में हम सब जानते हैं, पिछले साल से काफी चर्चा हुई है। उनके जो चीफ मिनिस्टर हैं एन बीरेन सिंह, उन्होंने भी यहां पर क्रिटिसाइज किया ममता बनर्जी के इस बयान का और कहा कि हाउ डेयर दीदी थ्रेटन द नॉर्थ ईस्ट, आई कंडेम सच इररिस्पॉन्सिबल रिमार्क्स। और उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी को पब्लिकली अपोलोजाइज करना चाहिए नॉर्थ ईस्ट स्टेट से और साथ ही साथ देश के बाकी राज्यों से। अब यहां पर देखिए क्या है कि ममता बनर्जी ये जो स्पीच दे रही थी उसके अंदर यहां पर उन्होंने कहा कि हम कैपिटल पनिशमेंट का जो कानून है वो बंगाल में लाएंगे। तो बेसिकली अगर आपको याद हो, अभी रिसेंटली ममता बनर्जी ने डायरेक्टली एक लेटर भी लिखा था पीएम मोदी को और उसके अंदर यहां पर उन्होंने मांग की थी केंद्र सरकार की तरफ से, मतलब पार्लियामेंट में जो है एक बिल पास होना चाहिए ताकि यहां पर जो भी रेप कन्विक्ट हो उसको फांसी की सजा दी जाए, उसको कैपिटल पनिशमेंट मिले। और इसको लेकर देखिए जो केंद्र सरकार है उनकी तरफ से भी जवाब आया था ममता बनर्जी को, और केंद्र सरकार ने कहा कि देखिए ऑलरेडी यहां पर जो नया वाला कानून आया है भारतीय न्याय संहिता, आपको पता है, तो उसके अंदर ऑलरेडी प्रोविजंस रखे हुए हैं, तो यहां पर हमें ऐसा कोई और लॉ लाने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ उसको सही से इंप्लीमेंट करने की जरूरत है। जैसे केंद्र सरकार ने यहां पर आरोप भी लगाया था वेस्ट बंगाल के ऊपर कि देखिए जो फास्ट ट्रैक कोर्ट्स की बात कही जा रही है, क्योंकि ममता बनर्जी ने इसी चीज के बारे में बात किया कि अगर हम फास्ट ट्रैक कोर्ट्स वगैरह ला सकें, तो देखिए यहां पर केंद्र सरकार का कहना था कि हमने जो ऑलरेडी फास्ट ट्रैक कोर्ट्स का अलॉटमेंट किया है वो बंगाल में इंप्लीमेंट भी नहीं हुआ है, तो आपको उसकी तरफ ध्यान देना चाहिए। तो ये सारी चीजें हो रही थी। तो यहां पर क्या हुआ है कि ममता बनर्जी कह रही हैं कि हम खुद जो है बंगाल में एक स्पेशल सेशन बुलाएंगे और वहां पर कानून पास करेंगे कैपिटल पनिशमेंट का, और अगर वो कानून गवर्नर की तरफ से पास नहीं किया गया, कहने का मतलब आपको पता ही होगा कि राज्य में अगर कोई कानून पास करना है तो वहां की लेजिस्लेटिव असेंबली प्लस गवर्नर का हस्ताक्षर होना चाहिए, तो अगर गवर्नर उसको रोकने की कोशिश करेंगे तो हम राजभवन के सामने धरना देंगे। और इसके अलावा उन्होंने कहा कि उनकी जो पार्टी है टीएमसी, वो एक मूवमेंट स्टार्ट करेगी सैटरडे से, ताकि प्रेशर डाला जा सके केंद्र सरकार के ऊपर कि एक केंद्र वाला कानून पास होना चाहिए, एक पार्लियामेंट से कानून पास होना चाहिए कैपिटल पनिशमेंट वाला कन्विक्टेड रेपिस्ट के लिए। ये उनकी तरफ से बोला गया। देखिए साथ ही साथ ममता बनर्जी कल एक और चीज कह रही थी, उनका कहना था कि जितने भी जूनियर डॉक्टर्स हैं जो स्ट्राइक कर रहे हैं इस समय, आप प्लीज यहाँ पर स्ट्राइक कॉल ऑफ कर दीजिए, इसको रोक दीजिए। लेकिन यहाँ पर जो जूनियर डॉक्टर्स हैं उनका कहना है कि देखिए ऑलरेडी वो 20 दिन से ज्यादा हो चुके हैं यहाँ पर, वो इस समय स्ट्राइक पर हैं, तो उन्होंने यहां पर कहा है कि जब तक हमारी सारी मांगे पूरी नहीं होती हम स्ट्राइक नहीं रोकने वाले। तो वो तो स्ट्राइक अभी नहीं रुकना है, लेकिन यहां पर देखिए जो डॉक्टर्स की सबसे बड़ी एक मेन डिमांड यहां पर बार बार आ रही थी वो था दैट कि जो उनकी सेफ्टी है हॉस्पिटल्स के अंदर वो इंश्योर किया जाए। अब देखिए इसको लेकर आपको पता होगा कि सुप्रीम कोर्ट का रिसेंटली एक निर्णय आया था जिसमें एक नेशनल टास्क फोर्स ये गठन किया गया था, और वो लोग सजेस्ट करेंगे लेकिन उसकी रिपोर्ट आने में अभी समय है। तो उसके पहले यहां पर केंद्र सरकार ने सभी जो राज्यों के अंदर जनरल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस है और जो चीफ सेक्रेटरीज हैं सभी राज्यों के अंदर, उनको लेटर लिखा है और कहा है कि आपको ये सारे ऑर्डर्स मानने होंगे और सभी हॉस्पिटल्स के अंदर इसको इंप्लीमेंट करना होगा। मतलब एक तरह का डायरेक्टिव्स जो है वो केंद्र सरकार ने सभी राज्य सरकारों को दिया है, और उसमें कई सारी चीजें कही गई हैं। मैं एक एक करके आपको बताता हूं। सबसे पहले बोला गया है कि हर एक हॉस्पिटल के अंदर जो राज्यों के कानून है हेल्थ केयर वर्कर्स प्रोटेक्शन के लिए और जितने भी
रेलेवेंट सेक्शंस हैं भारतीय न्याय संहिता के, उसको प्रॉपर तरीके से लिखा होना चाहिए ताकि लोगों को पता हो कि अगर वो कोई क्राइम करेंगे तो यहाँ पर उनको ये सजा होगी। और जैसे कि ये भी बोला जा रहा है कि अगर कोई क्राइम होता भी है तो 6 घंटे के अंदर अंदर एफआईआर दर्ज होना चाहिए, क्योंकि अभी ये जो आरजी कर वाला इंसिडेंट हुआ था कोलकाता के अंदर, इसमें सबसे बड़ा आरोप यही है कि एफआईआर दर्ज कराने में ही इतना समय लग गया था। पहले उसको सुसाइड वगैरह बोला जा रहा था। तो ये सारी चीजें थी। फिर इसके अलावा ये भी बोला गया है कि केंद्र सरकार की तरफ से कि आपको एक हॉस्पिटल सिक्योरिटी कमिटी और वायलेंस प्रिवेंशन कमिटी ये बनाना होगा, सभी जिसके अंदर जो सीनियर डॉक्टर्स हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स हैं, वो इसके अंदर होंगे ताकि यहाँ पर सिक्योरिटी का जो अरेंजमेंट है वो पुख्ता किया जा सके। फिर इसके अलावा ये भी बोला गया है कि जनरल पब्लिक और जो पेशेंट्स के रिलेटिव्स हैं उनको की एरियाज में जाने नहीं देना चाहिए, मतलब उनका जो एक्सेस है उसको थोड़ा सा रोकने की कोशिश करनी चाहिए कि बाहर से आया हुआ कोई भी व्यक्ति कहीं पर भी ना चला जाए। इसके अलावा बोला गया है कि एक प्रोविजन होना चाहिए सेफ मूवमेंट ऑफ रेसिडेंट डॉक्टर्स। जैसे क्या होता है, रेसिडेंट डॉक्टर्स मतलब वहीं पर डॉक्टर्स जो हैं पढ़ाई कर रहे होते हैं, सीख रहे होते हैं, ट्रेनिंग ले रहे होते हैं और उनका बगल में हॉस्टल भी होता है। तो जब वो हॉस्टल से जा रहे हैं अपने बिल्डिंग, हॉस्पिटल के बिल्डिंग, तो उनका एक सेफ पैसेज होना चाहिए, मूवमेंट होना चाहिए, उनको कोई दिक्कत ना आए। फिर इसके अलावा यहाँ पर यह भी बोला गया है कि स्पेशली रात के समय जो लाइटिंग के प्रोविजंस हैं वो सही होना चाहिए रेसिडेंट ब्लॉक में, हॉस्टल ब्लॉक में, ताकि ईजी एक्सेस हो। इसके अलावा यहाँ पर बोला जा रहा है केंद्र सरकार की तरफ से कि रात के समय रूटीन सिक्योरिटी पेट्रोलिंग होनी चाहिए, मतलब कि हॉस्पिटल प्रेमाइसेस में रात के समय यहाँ पर लगातार पेट्रोलिंग होनी चाहिए, देखना चाहिए ताकि कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है। इसके अलावा 24/7 मैन्ड सिक्योरिटी कंट्रोल रूम भी बनाना होगा हॉस्पिटल्स को। इसके साथ साथ हॉस्पिटल के सबसे नज़दीक वाला जो पुलिस स्टेशन है उनसे बातचीत करके अगर चौकी बना सकते हैं, एक छोटा सा कहते हैं ना कि लाइजनिंग करना, उनसे बातचीत करके ताकि लगातार सिक्योरिटी जो है वो बनी रहे हॉस्पिटल्स में, तो ये भी यहाँ पर कोशिश करना है। इसके अलावा इंटरनल कमिटी ऑन सेक्सुअल हैरेसमेंट ये भी हॉस्पिटल्स के अंदर होना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर सीसीटीवी, क्योंकि अक्सर यही देखने को मिलता है कि जब भी इस तरह के इंसिडेंट होते हैं सीसीटीवी या तो खराब हो जाता है या फिर वहाँ पर मौजूद नहीं होता। तो पहले तो इंश्योर किया जाए कि यहाँ पर जितने भी सीसीटीवी कैमराज हैं वर्क कर रहे हैं कि नहीं, अगर सीसीटीवी कैमराज की कमी है तो उसको लगाया जाए। तो ये कुछ डायरेक्शन केंद्र सरकार ने सभी राज्य सरकारों को दिया है। अब देखते हैं आगे इसको लेकर पूरा मामला क्या होता है, बट आई होप कि कल से इसके बारे में जो चर्चा हो रही थी वो आपको समझ में आ गया होगा। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हैं कि देश में सबसे पहला हॉस्पिटल कहां पर हो, कौन सा ओपन किया गया था? आपको बताना इन 4 ऑप्शन में से। इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, हमारा जो प्रतिज्ञा प्लस वाला बैच है 2025 यूपीएससी के लिए, ये 31 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है। यू कैन अवेल दिस बाय यूजिंग दिस कोड अंकित लाइव, एंड आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।